नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। सुबह का सूरज आपको ऊर्जा से भर दे। एबीपी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं स्पेशल रिपोर्ट। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 फेज का चुनाव हो चुका है। तीसरे चरण से पहले आरक्षण भी अब लोकसभा चुनाव का एक बड़ा मुद्दा बन गया है। आरक्षण को लेकर 2 बड़े बयान आए। पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत का हैदराबाद में दिया गया बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने आरक्षण का समर्थन किया। बाद में यही बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यूपी में एटा की चुनावी रैली जो थी उसमें दोहरा दी। ऐसा इसलिए क्योंकि राहुल गांधी ने सोशल मीडिया में आरक्षण को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा था। सवाल ये कि चुनाव में आरक्षण का मुद्दा आया कैसे? कांग्रेस ने किस नेता के बयान के बहाने बीजेपी पर निशाना साधा? और तीसरे फेज की वोटिंग से पहले आरक्षण को लेकर गरमाई राजनीति के मायने क्या है? हर सवाल का जवाब विस्तार से बताती हमारी ये रिपोर्ट। कांग्रेस धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहता है। बीजेपी नरेंद्र मोदी संविधान को खत्म करने जा रहे हैं। पिछड़े वर्ग के आरक्षण को कम करने का काम अगर किसी ने किया है तो ये कांग्रेस पार्टी ने किया। कांग्रेस धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहता है। आरक्षण, जी हां, आरक्षण। फिर सुन लीजिए, आरक्षण। कि हम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं। पिछड़े वर्ग के आरक्षण को तीसरे दौर की वोटिंग से पहले आरक्षण का जिन्न फिर से बाहर निकल आया है। राहुल गांधी कहते हैं बीजेपी संविधान खत्म कर देगी। ये जो बीजेपी के लोग हैं ना, ये जो आरक्षण पर और कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और इसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। ये हम कभी नहीं होने देंगे। बीजेपी कह रही है राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। राहुल गांधी निराधार झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और इन सब के बीच फिर सामने आते हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत। अभी एकदम असत्य बात है, गलत बात है। जब से आरक्षण आया है तब से संविधान सम्मत सारे आरक्षण को संघ पूर्ण समर्थन देता है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर वही बात कही जो उन्होंने 4 साल पहले कही थी, 2 साल पहले कही थी, नागपुर में साल भर पहले भी कही थी और एक बार फिर कहा कि आरएसएस संविधान के मुताबिक आरक्षण के साथ है तब तक जब तक समाज में भेदभाव है। मैं यहाँ आया कल तो मैंने सुना एक वीडियो घूम रहा है कि संघ वाले बाहर से तो बात ही अच्छे कर रहे हैं, अंदर जाके कहते हैं आरक्षण का हमारा विरोध है, बाहर हम बोल नहीं सकते। अभी एकदम असत्य बात है, गलत बात है। जब से आरक्षण आया है तब से संविधान सम्मत सारे आरक्षण को संघ पूर्ण समर्थन देता है और संघ ये कहता है कि आरक्षण जिनके लिए है उनको जब तक आवश्यक लगेगा या सामाजिक कारणों से दिया गया है, वो भेदभाव जब तक है तब तक ये आरक्षण जारी रहना चाहिए। आरएसएस प्रमुख हैदराबाद में थे, एक प्रोग्राम में बोल रहे थे। जिक्र आरक्षण का आया, बताया कि सोशल मीडिया में एक वीडियो फैलाया जा रहा है। आरक्षण के नाम पर लोगों को बरगलाया जा रहा है। सोशल मीडिया है, अच्छी बातें भी जाती है, खराब बातें भी जाती है। वो सोशल मीडिया का गुण नहीं, सोशल मीडिया में भाग लेने वाले का गुण है। तो ऐसी कपोल कल्पित बातें लोगों में भेज कर विवाद पैदा करना उसका स्वार्थ है। चलो ठीक है, उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। संघ प्रमुख ने क्लियर कर दिया है कि आरक्षण के नाम पर झूठ फैलाया जा रहा है, लेकिन मौका चुनाव का है, लिहाजा मुद्दा गरमा चुका है। संघ प्रमुख के बयान को लेकर राहुल गांधी ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। आरक्षण पर सियासी रण बढ़ने लगा है। आरएसएस के जो चीफ है उनका बयान आता है कि हम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है। अरे
इन्होंने ही पहले स्टेटमेंट दिया था कि रिजर्वेशन के खिलाफ हैं। जो भी रिजर्वेशन के खिलाफ है, सारे के सारे इनकी पार्टी में जा रहे हैं। जो भी रिजर्वेशन के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, सारों को ये ले रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि भैया हम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है। और इसका लक्ष्य क्या है मैं बता देता हूं, क्योंकि ये 20-22 अरबपतियों की मदद करना चाहते हैं। इसलिए तीसरे फेज की वोटिंग से पहले बाहर निकले आरक्षण के चिन्ह का सिरा खोजना जरूरी है। असल में इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई जब राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक ट्वीट करते हुए लिखा कि बीजेपी देश के संविधान को बदलकर लोकतंत्र को तबाह कर देना चाहती है। आगे लिखा कि बीजेपी आरक्षण छीनकर दलितों और पिछड़ों की भागीदारी खत्म करना चाहती है। राहुल गांधी ने लिखा कि बीजेपी से जुड़े लोग ऐसा कह रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी के किसी नेता ने ऐसा बयान दिया? राहुल गांधी ने बीजेपी से जुड़े किस नेता का जिक्र किया? जातिवादी होने का हमला। इन सवालों का जवाब ये वायरल वीडियो है, जिसमें जो शख्स नजर आ रहे हैं वो आचार्य प्रमोद कृष्णम है। वायरल वीडियो में वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। मैं कहना चाहता हूं कि अगले महाकुंभ में एक प्रस्ताव आना चाहिए। यदि भारतीय लोकतंत्र से, भारत की राजनीति से जातिवाद को मिटाना चाहते हो और भारत के संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने यह व्यवस्था दी है, तो आप विद्वान जन सोचो, फिर ये जातियों के नाम पर आरक्षण भारत को विभाजित कर रहा है। आचार्य प्रमोद कृष्णम का ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने इस वीडियो को शेयर किया। सुप्रिया के वीडियो को ही राहुल गांधी ने अपने एक्स अकाउंट पर शेयर करते हुए आरक्षण खत्म करने को लेकर निशाना साधा। अब सवाल यह है कि प्रमोद कृष्णम हैं कौन? आचार्य प्रमोद कृष्णम एक संत के साथ ही राजनेता भी रहे हैं। प्रमोद लंबे वक्त तक कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं। 2014 में संभल से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा। 2019 में लखनऊ से लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन दोनों ही बार जीत हासिल नहीं कर सके। इसी साल फरवरी में कांग्रेस ने उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया था। उन्नीस 1990 में उत्तर प्रदेश के संभल में उन्होंने कल्की फाउंडेशन की स्थापना की। फिर 1996 में कल्की धाम की स्थापना भी उन्होंने ही की। इसी धाम में पीएम मोदी ने 19 फरवरी को कल्की मंदिर की आधारशिला रखी थी। फिलहाल वायरल वीडियो को लेकर उन्होंने क्या कहा, वो सुनिए। कि नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ साजिश करना, षड्यंत्र करना, ये कांग्रेस की पुरानी आदत है। जिस वीडियो की बात आप कर रही हैं वो वीडियो 1 साल पहले का है और वो आधा अधूरा भाषण मेरा, और उसको कांग्रेस के तमाम मैनेजर उसको ट्वीट कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं। हर हद तो हो गई, राहुल गांधी जी ने भी उसके विषय में कुछ कहा है या कहीं लिखा है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बताया कि उनका भाषण साल भर पुराना है, वो भी तब जब वो कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता हुआ करते थे। नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात तो 1 फरवरी 2024 को हुई, और जब ये मेरा वक्तव्य आया है, ये हरिद्वार में एक मेरे भाषण का अंश है और उसको मोदी जी से जोड़ करके दिखाया जा रहा है। जबकि सच बात यह है कि जब ये मैंने भाषण दिया, जब मेरा वक्तव्य है, तब तो मैं कांग्रेस के साथ था। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने इस वीडियो को साजिश करार दिया, लेकिन मौका और माहौल चुनावी है। राहुल गांधी ने आरक्षण को लेकर निशाना साधा तो बीजेपी ने पलटवार करने में देर नहीं की। केंद्रीय गृह मंत्री यूपी के एटा में रैली कर रहे थे। राहुल गांधी और आरक्षण को लेकर क्या कहा, खुद सुनिए। राहुल बाबा अभी अभी पिछड़ा वर्ग के नाम पर झूठ फैला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाजपा को 400 सीटें दी तो भाजपा आरक्षण हटा देंगे। राहुल बाबा में समझ नहीं है भैया, आरक्षण हटाने के लिए पूर्ण बहुमत 2 टर्म से
भाजपा के पास है, नरेंद्र मोदी के पास है, परंतु नरेंद्र मोदी जो है वो आरक्षण के समर्थक है। मैं आज मोदी गारंटी कहकर जाता हूं, SC, ST और पिछड़ा वर्ग का आरक्षण ना भाजपा हटाएगी, ना किसी को हटाने देगी। ये मोदी का गारंटी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जोर देकर कहा कि आरक्षण को कोई खत्म नहीं कर सकता, लेकिन सवाल ये है कि तीसरे चरण से पहले उठे आरक्षण को लेकर बीजेपी को बार बार सफाई क्यों देनी पड़ रही है। 7 मई को असम की 4 सीटों, बिहार की 5 सीटों और छत्तीसगढ़ की 7 सीटों के लिए वोटिंग है। इसके अलावा गोवा की 2 और गुजरात की सभी 26 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। कर्नाटक में 14, मध्य प्रदेश में 7, महाराष्ट्र में 11, उत्तर प्रदेश में 10, पश्चिम बंगाल में 4, दमन और दीव में 2 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट के लिए भी 7 मई को ही वोटिंग है। इन सीटों पर 1351 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। खास बात यह है कि तीसरे फेज में वोटिंग वाली कई सीटों पर SC, ST और OBC वोटर निर्णायक हैं। यूपी की ही बात करें तो तीसरे चरण में ब्रज और रुहेलखंड की 10 सीटों पर 7 मई को मतदान होगा। इनमें संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला और बरेली जैसी सीटें शामिल हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में संभल और मैनपुरी सीटों पर साइकिल दौड़ी थी, जबकि 8 सीटों पर कमल खिला था। दूसरे फेज में जहां चुनाव जाट बेल्ट पर फोकस था, वहीं तीसरे फेज में यादव बहुल इलाकों में वोटिंग है। यादव OBC में आते हैं, इसीलिए आरक्षण का जिक्र चला तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इंडिया अलायंस पर तीखे तीर छोड़ने में देर नहीं की। इस जाति के सौदागर परिवार जाति के नाम पर आएंगे, परिवार का पेट भरेंगे और बाद में जनता की अमानत पर, उनकी इज्जत पर भी हाथ डालने का काम करेंगे। इन्होंने पहले देश को बांटा, अभी कहते हैं हर भारतीय की संपत्ति का सर्वे करवाएंगे। सर्वे करा करके फिर ये कहेंगे कि इस पे एक विरासत टैक्स लगेगा और विरासत टैक्स के आधार पर क्या कहेंगे कि आपके बाप दादों की जो संपत्ति होगी, घर होगा, खेत होगा, खलिहान होगा, फिर उसमें कहेंगे कि इसमें से आधा संपत्ति में विरासत टैक्स में सरकार ले रही है और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गुंडे उस संपत्ति पर कब्जा कर जाएंगे। बीजेपी को SC, ST और OBC वोटरों की सियासी ताकत का बखूबी अंदाजा है। पिछले 2 चुनाव में बीजेपी को मिले ऐतिहासिक जनादेश के पीछे इस वोट बैंक का बड़ा हाथ रहा है। एक दौर में क्षेत्रीय क्षत्रपों की झोली में जाने वाले OBC वोट को बीजेपी ने कैसे अपने पाले में किया, इसे ऐसे समझा जा सकता है। मोदी यानी गारंटी। 2004 में बीजेपी को 23% OBC वोट हासिल हुए थे। 2009 में ये घटकर 22% हो गए, लेकिन 2014 में बढ़कर 44% और 2019 में 45% OBC वोटर ने कमल पर बटन दबाया। यूपी में जातीय समीकरणों का जो अनुमानित आंकड़ा बताया जाता है, उसमें पहले नंबर पर पिछड़ा वर्ग है, दूसरे नंबर पर दलित और तीसरे पर सवर्ण, फिर चौथे पर मुस्लिम आते हैं। यूपी में OBC वोटर्स की संख्या सबसे ज्यादा 52% है, दलित वोटरों की संख्या 22 से 23% और सवर्ण वोटर 20 से 22% हैं, जबकि 5% अदर्स में आते हैं। इसीलिए सभी दलों का सबसे ज्यादा फोकस 52% वाले OBC वोट बैंक पर रहता है। हर दल उन्हें अपने पाले में करने की कोशिश करता है। यही वजह है कि राहुल गांधी ने वायरल वीडियो को लेकर आरक्षण के जिन्न को बाहर निकाला तो विपक्ष को बीजेपी को घेरने का मुफीद मौका मिल गया। अखिलेश यादव को सुनिए। हर लोकसभा में बीजेपी का 2,25,000 वोट कम हो गया। अगर 2,25,000 वोट कम हो गया तो बताओ भरपाई कहां से करेंगे। सियासत अपनी जगह है, लेकिन इतना जरूर है कि तीसरे फेज की वोटिंग से पहले आरक्षण को लेकर चुनावी राजनीति गरमाने लगी है। 7 मई आने में अभी हफ्ते भर से ज्यादा का वक्त है। ऐसे में साफ है
कि आरक्षण पर वार पलटवार का सिलसिला अभी लंबा चलेगा। कहते हैं कि राजनीति और युद्ध में टाइमिंग बहुत मायने रखती है। एक बार फिर ये बात सही साबित होती नजर आ रही है। कर्नाटक के बेल्लारी में एक रैली के दौरान राहुल गांधी ने राजा महाराजाओं का जिक्र करते हुए अपनी बात कही थी। राहुल के इसी बयान को बीजेपी ने राजपूतों का अपमान करार देते हुए कांग्रेस से माफी की मांग कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में 4 रैलियां की। पहली रैली में कांग्रेस पर तुष्टीकरण का इल्जाम लगाते हुए करारा हमला बोला। बात निकली तो कैसे नवाबों और मुगलों से होते हुए औरंगजेब तक पहुंच गई है, इस रिपोर्ट में देखिए। शहजादे के लिए भारत के राजा महाराजा अत्याचारी थे। राजाओं को गाली देते हो सुल्तानों पर बोलती बंद हो जाती है। कर्नाटक में चुनाव प्रचार करने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने इसी अंदाज में कांग्रेस को घेरा। खासतौर से राहुल गांधी पर जबरदस्त अटैक करते हुए कांग्रेस पर राजाओं महाराजाओं के अपमान का इल्जाम लगाया। कांग्रेस के शहजादे एक बयान से पूरे देश में हंगामा हो रहा है। शहजादे का कहना है कि हजारों वर्षों से राजा महाराजा हमारे देश में हुए, वे सब अत्याचारी थे, लूट लेते थे। कांग्रेस का मकसद यही था कि छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप ऐसे महान योद्धाओं का इतिहास अगली पीढ़ी को पता न चले। पीएम मोदी ने कर्नाटक में तूफानी प्रचार किया। एक के बाद एक 4 रैलियां की। पहली रैली में बेलगावी पहुंचे तो राहुल गांधी निशाने पर थे। आपको तो सिर्फ इतना ही समझ आता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज घोड़े पर बैठे। शिवाजी महाराज ने इतनी छोटी छोटी चीजों की चिंता की थी समाज की भलाई के लिए, आप उनको गालियां दे रहे हो। और उनके मुंह से किसी नवाब के लिए गाली सुनी भाई? किसी सुल्तान के लिए गाली सुनी क्या? किसी बादशाह के लिए गाली सुनी क्या? वोट बैंक। लोग पूछ रहे हैं कि कांग्रेस तुष्टीकरण के लिए और कितना पतन होगा, लोग पूछ रहे हैं। पीएम मोदी यही नहीं रुके। राजाओं महाराजाओं को लेकर बयान पर राहुल गांधी को तो घेरा ही, कांग्रेस को औरंगजेब का इतिहास भी याद दिलाया। हमारे राजा महाराजाओं का योगदान शहजादे को अत्याचारी लगता है? आप ऐसे लोगों को माफ कर सकते हो भाई? कर्नाटका सहित पूरा देश का इतिहास है जहां नवाबों ने, सुल्तानों ने, बादशाहों ने आम नागरिकों पर घोर जुल्म किया, अत्याचार किए हैं। ऐसे सुल्तानों ने हमारे मंदिरों को, हमारे तीर्थों को लूटा, उन्हें तबाह किया। लेकिन शाहजादे ने उनको तो क्लीन चिट दे दी और सभी राजाओं महाराजाओं को अत्याचारी घोषित कर दिया। देश को बांटने का कांग्रेस का प्रयास खतरनाक है साथियों, इनसे बचने की जरूरत है। दूसरा दौर बीतने के साथ ही जिस तरह से प्रचार में राजा महाराजा और नवाबों से लेकर औरंगजेब तक की एंट्री हो चुकी है, उससे साफ है कि तीसरे दौर में भी धार्मिक ध्रुवीकरण के जरिए वोटरों को साधने की पूरी तैयारी है। लेकिन सवाल ये है कि राहुल गांधी ने ऐसा क्या कहा था जिसे बीजेपी राजा महाराजाओं के अपमान से जोड़ रही है? राजाओं महाराजाओं का राज था, जो भी वो चाहते थे कर देते थे। किसी की जमीन चाहिए होती थी, उठा के ले जाते थे। कांग्रेस पार्टी और हमारे कार्यकर्ताओं ने देश की जनता के साथ मिलकर आजादी प्राप्त की, लोकतंत्र लाए और संविधान देश को दिलवाया। राहुल गांधी ने कर्नाटक के बेल्लारी में रैली की थी, जिसमें राजा महाराजाओं का जिक्र कर
बीजेपी पर निशाना साधा। राहुल गांधी के इसी बयान को बीजेपी ने राजपूतों का अपमान बताया, कांग्रेस से माफी मांगने की मांग कर दी। प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटक में ही थे, लिहाजा कांग्रेस को घेरने में देर नहीं की। कांग्रेस पार्टी और उनके सारे चट्टे बट्टे राम मंदिर को रोकने के लिए 70 साल तक कोशिश करते रहे। ये राम मंदिर के जो ट्रस्टी हैं, वो सब भूल करके उनके घर गए। घर जाकर के सम्मान पूर्वक प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा में कार्यक्रम में आने के लिए निमंत्रण दिया, और इन्होंने क्या किया? प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को इन्होंने ठुकरा दिया। असल में कर्नाटक की 28 में से 14 सीटों के लिए वोटिंग हो चुकी है। 14 सीटों के लिए तीसरे फेज में मतदान है। इन सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच डायरेक्ट फाइट है। भारत जब मजबूत होता है तो हर भारतीय खुश होता है, लेकिन कांग्रेस देश हित से इतना दूर हो चुकी है, परिवार हित में इतनी उलझ गई है कि उसे देश की उपलब्धियां अच्छी नहीं लगती है। इंडिया में सीट संग्राम कन्हैया पर बट गई कांग्रेस। दिल्ली में कांग्रेसी कैंप से दो तस्वीरें सामने आई। पहली, आम आदमी पार्टी से गठबंधन और कांग्रेस कैंडिडेट कन्हैया कुमार के विरोध में प्रदेश अध्यक्ष पद से अरविंदर सिंह लवली का इस्तीफा। दूसरी तस्वीर, दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट सीट पर कन्हैया कुमार के समर्थकों और विरोधियों के बीच में झड़प। इन दोनों ही तस्वीरों ने कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी है। एक सवाल इंडिया गठबंधन की मजबूती पर भी से उठ रहा है। पूरी रिपोर्ट हमने बनाई है, आप यहां देखिए। दिल्ली में कांग्रेस के अंदर से गुस्से का लावा फूटा है, जिसके केंद्र में है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से उम्मीदवार कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार की उम्मीदवारी पर कांग्रेस में दो फाड़ की स्थिति बनती दिख रही है। एक ओर कन्हैया कुमार का विरोध कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर हैं, तो कन्हैया कुमार के समर्थकों ने भी मोर्चा खोल दिया है और बात झड़प तक पहुंच गई। नॉर्थ ईस्ट इलाके की जहां पर कई सारे जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, वो यहां पर पहुंचे हुए थे और इस तरह की तस्वीरें आप यहां पर देख पाएंगे। जो पोस्टर, जो विरोध का पोस्टर लेकर यहां पर पहुंचे हुए थे, उसे हटाने का जो काम है वो तमाम सारे जो कन्हैया के समर्थक हैं वो यहां पर पहुंचे हुए हैं और एक तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच जो झड़प की तस्वीर वो आप यहां पर देख पाएंगे। भारी झड़प, भारी विरोध जो है वो कांग्रेस के अंदर ही एक दूसरे जो कार्यकर्ता हैं उनके बीच यहां पर देखने को मिल रहा है। कुछ कार्यकर्ता कह रहे हैं कि कहीं से भी कोई भी व्यक्ति आके लड़ सकता है चुनाव, तो कन्हैया का विरोध क्यों कर रहे हैं। तो इस तरह की तस्वीरें आप यहां पर देख पाएंगे। दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट लोकसभा क्षेत्र में ऐसे सैकड़ों कार्यकर्ता हैं जिन्होंने कन्हैया कुमार के खिलाफ विरोध की तख्तियां उठा ली हैं, जिस पर साफ शब्दों में लिखा है उन्हें अपने लोकसभा क्षेत्र में बाहरी उम्मीदवार कबूल नहीं। हमारी मांग सिर्फ इतनी है, हमारे जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं उनको टिकट दी जानी चाहिए, बाहरी को नहीं चाहिए, स्थानीय कार्यकर्ता चाहिए जो दिल्ली का हो, पुराना हो, यहाँ का पुराना वर्कर हो। हमारे लोकल कैंडिडेट हमारे को सर्वप्रिय है, उनकी यहाँ पर डिमांड है। हम चाहते हैं हमारा लोकल कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी को दे दिया जाए। हमारा कहना यह है, हमें स्थानीय नेता चाहिए कांग्रेस पार्टी का। हम सिरे से नकारते हैं, टॉप लीडरशिप में थोड़ी सी कमी रही है, वो सुधार करेंगे तो नॉमिनेशन से पहले हमें हमारा लोकल स्थानीय कैंडिडेट चाहिए हमारे। वहीं कन्हैया कुमार के समर्थन में उतरे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की संख्या भी कम नहीं है। दावा है कि जो लोग कन्हैया का विरोध कर रहे हैं वो दिल्ली नॉर्थ ईस्ट से बीजेपी उम्मीदवार मनोज तिवारी के लोग हैं। ये वो लोग हैं जो कि किसी पार्टी के भेजे हुए दलाल हैं। कन्हैया जी को यहाँ चुनाव में आने से इन लोगों में बौखलाहट ज्यादा हो गई है, इसलिए ये लोग तमाशा कर रहे हैं। ये जब बीजेपी के आदमी है और किसी के आदमी है। ये मनोज तिवारी के गुट है,
मेरा नाम मास्टर रियाज है और मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये कोई भी कांग्रेसी नहीं है। ये जो लेकर आए हैं ये सब भाजपा के कह रहे हैं कि संदीप दीक्षित हमारे लिए स्वीकार। बुलाया कहा संदीप दीक्षित है? संदीप दीक्षित आगे आते हैं इसमें कि हम विरोध कर रहे हैं। ये मनोज तिवारी के प्रायोजित से यहाँ लोग आए हैं और मनोज तिवारी के मन में पूरी तरह हताशा हो चुका है। यानी दोनों ओर से आरोपों की शक्ल में तर्कों के तीर चलाए जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की टेंशन इससे कहीं ज्यादा है, क्योंकि कन्हैया कुमार को लेकर सिर्फ कार्यकर्ता ही आमने सामने नहीं है, बल्कि दिल्ली के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने अपने पद से इस्तीफा तक दे दिया है। लवली के निशाने पर है दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन और नॉर्थ ईस्ट सीट से उम्मीदवार कन्हैया कुमार। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखी 4 पेज की चिट्ठी में अरविंदर सिंह लवली ने कई बड़ी बातें लिखी हैं। उनके मुताबिक दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। दिल्ली के कांग्रेस नेता आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं चाहते, लेकिन बात नहीं मानी गई। कार्यकर्ताओं की मंशा को नजरअंदाज कर नॉर्थ वेस्ट से उदित राज और नॉर्थ ईस्ट सीट से कन्हैया कुमार को टिकट दिया गया। नॉर्थ ईस्ट सीट से उम्मीदवार केजरीवाल सरकार के काम की तारीफ कर रहे हैं, जबकि असलियत बिल्कुल उलट है। दिल्ली के तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की पीड़ा है, उसको खत के जरिए अपने अध्यक्ष को लिख के भेज दिया है। हमारा स्टैंड जरूर ये था कि हम लोग मिलके चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कभी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के वर्कर्स ने ये नहीं कहा था कि हम जो है क्लीन चिट दे रहे हैं या हम लोग जो है स्कूल्स और हॉस्पिटल खोलने का क्रेडिट दे रहे हैं, जो कि वास्तविकता से कहीं दूर है। अरविंदर सिंह लवली का इस्तीफा कांग्रेस के लिए किसी बड़े झटके की तरह है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि लवली ने इस्तीफा दिया और कांग्रेस ने उनका इस्तीफा फौरन कबूल भी कर लिया। दिल्ली के कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया ने इस्तीफा मंजूर होने की पुष्टि की। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने जो इस्तीफा दिया है, क्या उसे मंजूर कर लिया गया है? It has been accepted by with immediate effect by the Congress High परामर्श करके एक दो दिन में कर देंगे। जी सर, लवली ने क्यों इस्तीफा दिया? आपको क्या लगता है, आपको क्या कारण समझ आता है? मुझको मैं कह सकता हूं कि भाजपा का बड़ा दबाव होगा, डरा धमका होगा। यानी कांग्रेस नेतृत्व ने नए प्रदेश अध्यक्ष की खोज शुरू कर दी है। इधर अरविंदर लवली के इस्तीफे से कांग्रेस की दिल्ली इकाई में हड़कंप की स्थिति है। प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया से लेकर कांग्रेस के कई दूसरे नेता दावा कर रहे हैं कि अरविंदर सिंह लवली बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान ने तो यहां तक कह दिया है कि अरविंदर सिंह लवली, संदीप दीक्षित, सुभाष चोपड़ा डिनर पर बीजेपी नेता रामवीर विधूड़ी से मिल रहे थे। रामवीर सिंह विधूड़ी के फार्म हाउस पर ये सुभाष चोपड़ा, अरविंद सिंह लवली, संदीप दीक्षित, राजकुमार चौहान और 1-2 लोग और हैं जो दिल्ली सरकार में मंत्री हुए हैं, ये रोज वहां पर डिनर पर मिल रहे हैं। ये बात मैंने एआईसीसी के हाईकमांड तक तो मेरी पहुंच नहीं थी, लेकिन मैंने डीपीसीसी के कुछ सीनियर लीडर दिल्ली के मैंने बताया कि यार कुछ खेला होने जा रहा है और ऐसे ऐसे इनकी मीटिंगें वहां पर बीजेपी के साथ चल रही हैं। अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे से कयासों का बाजार गर्म है। हालांकि लवली ने बीजेपी में शामिल होने की अटकलों को खारिज कर दिया है, जबकि संदीप दीक्षित ने कांग्रेस आला कमान से लवली के आरोपों पर गंभीरता से विचार करने की मांग की है। कांग्रेस अध्यक्ष होके और एक कांग्रेस का कार्यकर्ता होके मुझे लगता है कि जो बातें उन्होंने कही हैं, उनकी पीड़ा, इस पर गंभीरता से ध्यान जरूर देना पड़ेगा। दिल्ली में कई बड़े नेता अरविंदर सिंह लवली के समर्थन में दिख रहे हैं, जबकि कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया को हटाने की मांग हो रही है। श्री मल्लिकार्जुन जी से मांग करता हूं कि जो दिल्ली के अधिकारी बनाए हुए प्रभारी श्री दीपक बावरिया जी, कृपा करके वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको दिल्ली से हटा दें और कांग्रेस को बचाएं। यही मेरी आपसे गुजारिश है। मतलब आपसे गठबंधन और कन्हैया कुमार की उम्मीदवारी को लेकर दिल्ली कांग्रेस में नीचे से ऊपर तक घमासान छिड़ा है। जमीन पर कार्यकर्ताओं के बीच मतभेद की लंबी लकीर है, तो ऊपरी स्तर पर बात इस्तीफा देने से इस्तीफा मांगने तक पहुंच गई है। मतलब दिल्ली में कांग्रेस के अंदर बनी 2 फाड़ की सिचुएशन के केंद्र में कन्हैया कुमार का चेहरा है।
चर्चा ये भी है कि अरविंदर सिंह लवली बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। उधर कन्हैया कुमार के चुनावी कार्यालय से निकली एक तस्वीर सियासत में नई हलचल पैदा कर रही है। कन्हैया कुमार के चुनावी दफ्तर पर लगा ये पोस्टर चर्चा के केंद्र बिंदु में है। जब कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता और नेता आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन और कन्हैया कुमार का विरोध करने में जुटे हैं, तो पोस्टर पर कांग्रेस लीडरशिप के साथ आम आदमी पार्टी के नेताओं की तस्वीर तपिश बढ़ाने वाली है। पहले पोस्टर पर गौर कीजिए। सबसे ऊपर कन्हैया कुमार के साथ राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल की तस्वीर है। नीचे सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, दीपक बावरिया, गोपाल राय और गठबंधन के विरोध में इस्तीफा देने वाले अरविंदर सिंह लवली की तस्वीर है। उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट का जो ये चुनावी कार्यालय बनाया गया है और इसका जो स्लोगन है वो दिया गया है, लड़ेगी दिल्ली जीतेगा इंडिया। देखा जा रहा है अरविंदर लवली ने खुलेआम पत्र लिखा कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को, साफ तौर से नाराजगी जताई कि जो कन्हैया कुमार हैं वो दिल्ली कांग्रेस के लिए काफी ज्यादा नए हैं या फिर बाहरी हैं एक तरह से, और उसी की नाराजगी के चलते उन्होंने एक तरफ इस्तीफा दिया है। वहीं दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी और कन्हैया कुमार की तस्वीर साफ तौर से यहां पर लगाई गई है। अब देखने वाली बात होगी जिस तरह की सियासी उठापटक दिल्ली में खासकर कांग्रेस पार्टी के अंदर देखने को मिलती है, इसका क्या असर चुनावी कैंपेन में देखने को मिलता है। मौका दिल्ली नॉर्थ ईस्ट लोकसभा क्षेत्र के बाबरपुर में कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार के चुनावी दफ्तर के उद्घाटन का था। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी पहुंचे। दावा है कि सब मिलकर हाथ को मजबूत करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, चुने हुए मुख्यमंत्री को तानाशाही से आप जेल में डाल दिया गया है और जनता जेल का जवाब वोट से देने को तैयार है। मुसलमान और हिंदू दोनों एक साथ उन्हें मिलके उनके हाथ को मजबूत करेंगे। मनोज तिवारी प्रत्याशी है, उन्होंने आज तक क्या करा? वो हमारे रोहतास नगर नवीन शाहजहां में आज तक नहीं आए। वो तो जय श्री राम के नारे हैं। ईश्वर के नाम पे वोट ना मांगे, काम के नाम पे वोट मांगे। पूरी जनता क्या, हमारे पूरे उत्तर पूर्वी जिले के लोग जो परेशान हैं, तो हम समझते हैं इस देश में विकास और हमारे लोकसभा में जो हमारा उत्तर पूर्वी जिला जो है वो बहुत अच्छा सुधरने वाला है। दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट सीट से कन्हैया कुमार के सामने बीजेपी के मनोज तिवारी खड़े हैं, जो अपनी जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इधर कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के पहुंचने से कन्हैया कुमार का जोश हाई। हालांकि अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे से कांग्रेस की टेंशन जरूर बढ़ गई। और अब बात आम आदमी पार्टी के चुनावी कैंपेन सॉन्ग पर चुनाव आयोग के फरमान की। चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी के कैंपेन सॉन्ग पर रोक लगा दी है। साफ कहा है, आम आदमी पार्टी का चुनावी गीत केवल प्रोग्राम कोड का उल्लंघन है। कोई भी पार्टी अपने चुनावी गीत में न्यायपालिका पर सवाल खड़े नहीं कर सकती। इधर चुनाव आयोग के एक्शन पर आम आदमी पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। चुनाव आयोग का ऐलान है, आम आदमी पार्टी को सीधा फरमान है, जेल का बदला वोट से वाला तराना, तानाशाही का फसाना चुनावी पिच पर नहीं चलेगा। दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल पूरे गाजे बाजे के साथ बीते 25 अप्रैल को आम आदमी पार्टी ने चुनावी कैंपेन के लिए ये गाना रिलीज किया था। रिलीज के चौथे दिन इस कैंपेन सॉन्ग पर चुनाव आयोग ने बैन की मुहर चस्पा कर दी, तो आम आदमी पार्टी का पारा चढ़ गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने इस पत्र के माध्यम से आम आदमी पार्टी के कैंपेन सॉन्ग पर रोक लगा दी है। रोज आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, उनके द्वारा वो नहीं दिखती हैं,
लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता सांस तक ले लेते हैं तो उनको ऐसे नोटिस आ जाते हैं। आम आदमी पार्टी चुनाव आयोग के एक्शन पर वही आरोप लगा रही है जो वो अब तक सीबीआई और ईडी के एक्शन पर लगाती रही है। मतलब देश की संवैधानिक संस्था सत्ताधारी पार्टी के दबाव में काम कर रही है। चुनाव आयोग दरअसल चाटुकार आयोग बन चुका है। देश की सरकार के चाटुकारिता में लगा हुआ है चुनाव आयोग। कभी आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि एक राष्ट्रीय पार्टी का चुनावी गीत उसको बैन कर दिया जाए। सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार के इशारे पर यह कार्रवाई की गई। चुनाव आयोग के एक्शन से बौखलाई आम आदमी पार्टी के नेताओं ने मर्यादा की सीमाएं तोड़ दी। झाड़ू के निशान वाली पार्टी के नेता सीधे सीधे चुनाव आयोग को निशाना बना रहे हैं। इधर शराब घोटाले में केजरीवाल की गिरफ्तारी पर भी आम आदमी पार्टी आक्रामक है। चुनाव से पहले आपने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। उनकी गिरफ्तारी की वजह से उनकी पार्टी के प्रचार को रोकने की कोशिश की गई। यह कोशिश की गई कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो जाए तो प्रचार ना हो पाए। सीधा सीधा देश की प्रजातांत्रिक प्रणाली पे हमला है। आम आदमी पार्टी दिल्ली की 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन पार्टी की मुश्किल ये है कि उसके 3 नेता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जेल में हैं। तो चुनाव आयोग ने अब कैंपेन सॉन्ग पर भी रोक लगा दी है। ऐसे में अब आम आदमी पार्टी सियासी सहानुभूति के मार्ग पर आगे बढ़ रही है। आपके नेता हरबंस से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और आप नेताओं पर हो रही कानूनी कार्रवाई के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है। आप अपने पक्ष में जनता में माहौल बना रही है। हालांकि इस रणनीति से आम आदमी पार्टी को कितना फायदा मिलेगा अभी सिर्फ कयास भर है, पर केजरीवाल के नाम पर सियासी संग्राम जारी है। उधर 29 अप्रैल यानी सोमवार को केजरीवाल की गिरफ्तारी सही या गलत, इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले गिरफ्तारी का तरीका और समय एजेंसी की मनमानी को दिखाता है। यानी कि साफ लफ्जों में समझे तो अरविंद केजरीवाल ने ईडी को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। ये पहली बार नहीं जब आम आदमी पार्टी या केजरीवाल की ओर से ईडी की कार्रवाई पर इस तरह के सवाल दागे गए हैं। फिलहाल हर किसी की नजर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर है।